हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। फोर्थ सेमेस्टर की जो आपकी आरसीसी की फर्स्ट क्लास है, आज मैं लेकर आ चुका हूँ। और इस क्लास में हम लोग जो आपकी आरसीसी की जो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम लोग सारी चीजों को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपने सिलेबस को बहुत ही समय से पहले स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको 1 से 1.5 महीने का वक्त भी मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए, अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। सो आई थिंक मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट है, आरसीसी सब्जेक्ट में हमें सब कुछ जो पढ़ना होता है वो टेक्निकली पढ़ना होता है। जैसे कि इसमें हमें बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्ड मटेरियल में जो रेनफोर्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि आपके आने वाले, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका जो भविष्य है आई थिंक इसी पर डिपेंड है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो ये सारी चीजें करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आरसीसी फर्स्ट आपका यूनिट है आरसीसी का। जैसा कि इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन, हमें इसमें आरसीसी के बारे में पढ़ना है, आरसीसी क्या होता है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, लिमिटेड स्ट्रेस मेथड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। सो चलिए हम लोग पहले जिन चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे उन चीजों को हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपके आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट क्या हमारा है? इंट्रोडक्शन है। इसमें जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, यानी कि आरसीसी की अवधारणा क्या होती है, आरसीसी क्या होता है, इसके बारे में जानना है। क्या आरसीसी की अवधारणा, आरसीसी क्या होता है, आरसीसी किससे मिलकर बना होता है, क्या आरसीसी क्या होता है, आरसीसी किससे मिलकर बना होता है, क्यों आरसीसी बना, कंक्रीट ही ठीक था। इसके पहले आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लिया होगा तो आप जानते होंगे अरे कंक्रीट ही ठीक था, क्यों आरसीसी बना, क्या जरूरत थी हमें आरसीसी बनाने की। यही सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी हम वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बोल रहा है रेनफोर्सिंग मटेरियल्स। क्या जो हमारे रेनफोर्सिंग मटेरियल होते हैं, आरसीसी की जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल, जो स्टील होती है, स्टील को ही रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया जाता है। क्या जो आपकी स्टील होती है आपकी, उसी को रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया जाता है, क्यों हम लोग बम्बू नहीं यूज कर लेते, क्योंकि उसकी भी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आपका डक्टाइल, अदर दूसरे जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम लोग क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम लोग आपकी जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, HYSD। HYSD को क्या बोला जाता है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। उसके बाद बोला TMT बार, थर्मोमैकेनिकल थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्या? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड एज पर IS 875। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड 875 के अनुसार जो हमारे लोड्स होते हैं वो लोड्स क्या होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसके पहले जो आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी थी उसमें ये चीज आप लोग पढ़ के आए, लेकिन ये चीज जो है इसको यहाँ पर भी हमें पढ़ना है, किसके? टाइप्स ऑफ लोड एज पर IS 875 के अनुसार। इसमें कौन कौन से लोड्स आते थे, जैसे कि लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड और आपके भूकंप के लोड जो आते हैं, इन सारे लोड्स के बारे में हमें पढ़ना। स्नो लोड, इन सारे लोड्स जो हमारे होते हैं, यही सब लोड्स हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? IS पर 875 के अंतर्गत यही सारे लोड्स हमारे आते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को वन बाय वन करके समझ में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके एक एक चीजों को, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी को लेंगे, फिर रेनफोर्सिंग मटेरियल, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज पर रेनफोर्सिंग मटेरियल, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से भी हम लोग जानेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आरसीसी को देखने से पहले हम लोग कंक्रीट को देख लेते हैं। जैसे कि आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी को इसको पहले पढ़ के आए हैं, तो उसमें कंक्रीट के बारे में सारी चीजें जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं हम लोग कंक्रीट को देख लेते हैं। कंक्रीट एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट 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 को ही हम लोग क्या अदर नाम में क्या बुलाते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसे हम लोग पीसीसी भी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी हमारा क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारा क्या होता है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ के आए हो। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पीसीसी होता है ये किससे मिलकर बना होता है, सीमेंट। पीसीसी किससे बना होता है, सीमेंट फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के रूप में इसमें क्या लिया जाता है, सैंड। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। इसके रूप में क्या होता है, ग्रेवल, प्लस आपका क्या, वाटर, प्लस आपका एडमिक्सचर्स भी आ जाते हैं इसमें। जब हमें एडमिक्सचर की जरूरत पड़ती है तो हम लोग यूज करते हैं, नहीं पड़ती है तो नहीं। क्या क्या हो गए, जो हमारा आपका कंक्रीट होता है या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ के आए हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, आपका सीमेंट फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में क्या था, सैंड, और कोर्स एग्रीगेट में क्या था, ग्रेवल था। आपका क्या था, ग्रेवल। उसके बाद प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। कंक्रीट में जो हमें जैसे सुटेबिलिटी अच्छी चीज लाना, जैसे अभी आप मान लीजिए कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन उस स्थान पर करना हो जहां पर वाटर ज्यादा हो या फिर जहां पर बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर हम लोग ऐसी कंक्रीट, ऐसी सीमेंट का या फिर ऐसी कंक्रीट बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी सीमेंट का यूज करेंगे या फिर ऐसी कंक्रीट बनाएंगे, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी लाएंगे जिससे कि कंक्रीट आपकी जो आपकी 30 मिनट में सेट होती है, वो कंक्रीट कितने में, 5 मिनट में सेट हो जाए। सो यही सारी प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए हम लोग उसमें कंक्रीट में एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंक्रीट में एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। अब क्या हो गया, अब एक चीज और हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट हमारा किससे, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर से मिलकर बना है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कंपोजिट मटेरियल। क्या, कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंपोजिट मटेरियल होती है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कंपोजिट मटेरियल। फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल है। मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है। सेकेंड चीज क्या आ गई, हम जानते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट पर जब कोई सडन लोड लगाते हैं, अचानक से जब कोई लोड लगता है, तो उस कंक्रीट में जो फेलियर आता है वो ब्रिटलनेस, यानी कि जो कंक्रीट हमारी होती है वो ब्रिटल होती है। क्या वो कैसी होती है, ब्रिटल होती है। ब्रिटल होने का मतलब ब्रिटल कैसे पता लगाएंगे, जब हम लोग कंक्रीट पर लोड लगाते हैं, क्या करते हैं, लोड लगाते हैं तो कंक्रीट क्या कर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। उसके पहले कोई आपको वार्निंग नहीं देती है, या फिर कंक्रीट आपकी डक्टाइल मटेरियल की तरफ व्यवहार नहीं करती है। सो दूसरी चीज हमने ये जान लिया कि जो हमारी कंक्रीट होती है,
कंक्रीट हमारी क्या होती है, ब्रिटल मटेरियल होती है। क्या होती है, ब्रिटल मटेरियल होती है। उसके बाद जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जब क्या किए होंगे आप लोगों ने 15x15 का आपने एक घनाभ बनाया होगा, एक घन बनाया होगा, एक क्यूब बनाया होगा और उस क्यूब का क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने ज्ञात किया होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने ज्ञात किया। तो उस स्थिति में जो आपकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई होगी वो तो अधिक आई होगी, लेकिन जो आपकी क्या जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक ना आकर के बहुत ही कम आई होगी। सो दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी कम होती है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अधिक होती है। क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अधिक होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अधिक होती है। अब आगे हमने क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है इसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और ये क्या करती है, जब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, जब हम लोग इस पर क्या करते हैं, लोड लगाते हैं तो ये क्या करती है, ये सडन फेल हो जाता है, डिफॉर्म हो जाती है कंक्रीट। अब यानी कि अगर हम लोग कंक्रीट कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कहीं भूकंप आ गया, या भूकंप आ गया या फिर लोड ज्यादा हो गया, तो उस स्थिति में ये अगर अचानक से टूट जाए तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें या तो कोई बहुत सारे लोग रह सकते हैं तो वो दब जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। सो दैट हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर हम लोग कंक्रीट की जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ा दे किसी तरीके से, क्या करें, कंक्रीट की जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग किसी तरीके से बढ़ा दें। तो इसके लिए हमने क्या किया, आरसीसी को बनाया। क्या, जो आरसीसी होती है उसमें रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम लोग कुछ यूज करने लगे। क्या किए, रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम लोग स्टील का यूज करने लगे। अब आप बोलेंगे कि सर स्टील का ही यूज क्यों कर रहे थे, तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका हमने क्या पीसीसी या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमने पढ़ लिया, उस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरसीसी। क्या, आरसीसी क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इन सारी चीजों को मैं अभी आपको लोगों के सामने बता दूंगा। अब क्या हुआ, इसमें एक चीज और जो मैंने आपको अभी समझाया है कि फेलियर से पहले चेतावनी नहीं देता। जो आपकी कंक्रीट होती है वो फेलियर से पहले कोई चेतावनी नहीं देती है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हमने कोई बड़ा सा घर बना लिया, कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, वो भी कंक्रीट के सहारे, और अगर वो कंस्ट्रक्शन हमें बिना किसी चेतावनी के वो अगर अचानक से टूट जा रहा है तो उसको बनाने का क्या फायदा है। सो दैट हमने क्या किया, अब हमने आपका ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपने पीसीसी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में। किसके बारे में, आरसीसी के बारे में। आरसीसी, आरसीसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ये हमारा आरसीसी क्या होता है,
इसको हम पूरे अच्छे तरीके से लिख देते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC इसे बोल सकते हैं। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, उसके बाद वो डक्टाइल भी हो जाएगा। डक्टाइल होने के साथ साथ क्या करेगा, वो हमें जो सडन फेल होने से पहले हमें वो चेतावनी देने देगा, पर्याप्त समय पहले हमें चेतावनी दे देगा। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होती है ये क्या होती है। इसमें जो आपका रेनफोर्स्ड ये किससे मिलकर बना होता है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट के रूप में क्या था, सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के रूप में क्या था, ग्रेवल प्लस कोर्स एग्रीगेट के बाद आपका वाटर प्लस एडमिक्सचर्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आरसीसी जो आपका है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर से मिलकर बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये मटेरियल है ये हमारा कैसा है, कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल क्या है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये जो हमारा मटेरियल है इसे हम लोग कंपोजिट मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट मटेरियल बोलेंगे। कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, वे मटेरियल जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। सो ये भी हमारा कंपोजिट मटेरियल है। क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे इसमें कंपोजिट मटेरियल, ये हमारा क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। दूसरी चीज, अब हमने कंक्रीट में क्या देखा था कि कंक्रीट पर हम लोग जब लोड लगा रहे थे तो वो सडन फेल हो जा रहा था। क्या हो रहा था, वो सडन फेल हो जा रहा था, अचानक से वो ब्रिटल मटेरियल था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारी हमने क्या आपका रेनफोर्समेंट आपने डाला है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील जो आपकी डाली है, ये जो स्टील हमने डाला है, ये जो स्टील है, स्टील जो आपको कंक्रीट को डक्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है। डक्टाइल मटेरियल क्या होती है, डक्टाइल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले कुछ पहले ही डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये आपका कैसा, अगर ये आपका डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें खींच करके क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रिटल मटेरियल रहेगा तो उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। क्या, तुरंत टूट जाएगा, उसके पहले फेल होने से पहले हमें कोई चेतावनी नहीं देगा कि हम टूटने वाले हैं। लेकिन डक्टाइल मटेरियल कैसे होते हैं, डक्टाइल मटेरियल कैसे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, खींचेंगे तो वो टूटने से पहले हमें चेतावनी देते हैं कि भैया अब हम मुड़ चुके हैं, क्या अब हम मुड़ चुके हैं, अब हमें इससे ज्यादा न खींचिए, क्या करिए, इससे ज्यादा न खींचिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सो अगर हम क्या करते हैं, ये हमारी कोई मान लीजिए हमारी ये कोई हमारी बीम है, क्या है, बीम है, और
इसमें ये हमारी कोई बीम है और इस पर कोई यूडीएल लगा हुआ है और ये हमारी जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। अगर जब इस पर यूडीएल लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पर यूडीएल लगता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आकार जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा और इसके बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस रहेगी जिस पर ना ही कोई कंप्रेसिव लोड और ना ही कोई टेंसाइल लोड कार्य करेगा। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। क्या हो गई? न्यूट्रल एक्सिस। इस पर हमने यूडीएल लगाया, यूडीएल लगाने के बाद जो आपकी बीम हुई वो आपकी बीम क्या हो गई, उस पर यूडीएल लगने के बाद बीम पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, हमारा दब रहा है। क्या हो रहा है? दब रहा है तो इस पर हमारा क्या लगेगा, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। कंप्रेसिव लोड कार्य कर रहा है और ये जो हमारा नीचे वाला न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला भाग है ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इस पर क्या टेंसाइल लोड काम कर रहा है, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड क्या हुआ कि हमने यहां पर एक यूडीएल लगाया, यूडीएल लगाने पर जो आपका बीम थी, बीम हमारी क्या बैंड हो गई और बैंड हुई तो क्या हुआ कि जो ऊपर वाला भाग था उसमें हमारा कंप्रेसिव लोड और नीचे वाले भाग में हमारा टेंसाइल लोड था। अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने कोई रेनफोर्स नहीं डाली जिसकी वजह से ये बैंड होगा और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे ऐसे रूप में, यहाँ ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे, यहाँ कुछ इस प्रकार इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर हम लोग क्या करते, अगर हम लोग जैसे आप लोग देख लीजिए यहां पर, जैसे कि आप लोग जैसे कि यहां पर देख लीजिए, अब क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं ये आपके सामने ये आपकी कोई बीम है। क्या है? आपकी कोई बीम है और इस पर एक यूडीएल लगा हुआ है। क्या? एक यूडीएल लगा हुआ है और यूडीएल लगाने के बाद अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा कुछ इस प्रकार बैंड हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से जब यूडीएल लग रहा है तो हमारा कुछ इस प्रकार बैंड हो जा रहा है। अगर हम लोग क्या करें, इसके जो यहां पर इसका निचला हिस्सा है, क्या निचले हिस्से में, क्योंकि जो आपका टेंसाइल लोड लग रहा है और जो फेलियर आ रहा है कंक्रीट में, तो हम लोग निचले हिस्से में अगर रेनफोर्स मटेरियल अगर डाल देते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल आरसीसी के रूप में अगर हम लोग इसमें स्टील डाल देते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में अगर हम लोग इसमें स्टील डाल देते हैं, तो देखेंगे अब हम लोग क्या करते हैं, यही हमारे पास कंक्रीट था, इसमें हम लोग अगर निचले हिस्से में क्या कर रहे हैं, निचले हिस्से में अगर हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, कोई आपका स्टील डाल दे रहे हैं। अब हम लोग इसको बैंड करेंगे तो ये बैंड होगा नहीं। क्यों नहीं बैंड होगा? क्योंकि जो हमारी आपकी स्टील होती है, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। कितनी होती? स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यह जो मटेरियल है, अब अगर यह स्टील हमारी अगर टूट, ये जो आपका आरसीसी है, अब अगर ये टूटेगा ना तो कैसे, पहले ये बैंड होगा। क्या होगा? पहले बैंड होगा, यानी कि ये हमें समय दे देगा, टूटने से पहले हमें यह बतला देगा कि अब हम टूटने वाले हैं। क्या ये हमें टूटने से पहले ये हमें बता देगा या फिर तन जाएगा
तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो आपका आरसीसी है ये हमारा टूटने वाला है। सो दैट हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा आपका आरसीसी होता है ये हमारा जो हमारा आरसीसी होता है, आरसीसी हमारा क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल होता है और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, आप तो वो भी आपकी जो जब यह क्या था कंक्रीट था तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा थी ही, लेकिन जब हमने इसमें स्टील को डाल दिया एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल तो क्या हुआ, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई। क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों अधिक होती है, अधिक होती। अब ये क्या करती है, आरसीसी जो है हमारी, आरसीसी हमारी जब हमारी क्या आरसीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई, आरसीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों अब ज्यादा हो गई, अब ये डक्टाइल मटेरियल हो गया। तो जब ये फेल होने वाला रहेगा, फेल होने से काफी पहले ये हमें क्या चेतावनी दे देगा, क्या करेगा, चेतावनी दे देगा कि जो हमारा आपका स्टील है, जो आपका आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल है, आरसीसी है, ये हमारा क्या है टूटने वाला है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पर्याप्त समय पूर्व, पर्याप्त समय पूर्व पूर्व चेतावनी प्रदान करता है। क्या करता, पर्याप्त समय पूर्व ही ये हमें चेतावनी प्रदान करता है कि अब मैं टूटने वाला हूं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पीसीसी कंक्रीट और आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में जितनी भी चीजें मैं बताया हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल। क्या, रेनफोर्सिंग मटेरियल हमारा क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या, रेनफोर्सिंग मटेरियल का मतलब यानी कि जो आपकी आरसीसी होती है वो किससे बनी होती है, तो आरसीसी में सबसे पहले जो आपका होता है वो रेनफोर्स होती है। रेनफोर्स, इसमें रेनफोर्स में क्या होती है, स्टील होती है। अभी ये भी हमें पढ़ना है कि स्टील होती है, स्टील क्यों होती है, क्यों नहीं बंबू हो जाती, क्यों नहीं कॉपर हो जाता, ये भी तो कुछ ना कुछ डक्टाइल है, इन्हें भी तो पतले तार के रूप में बदला जाता है, क्यों ना ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है कंक्रीट, कंक्रीट में क्या सीमेंट फाइन एग्रीगेट,
फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में हमारा क्या होता है, सैंड होता है। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में हमारा क्या होता है, ग्रेवल होता है। ग्रेवल होता है। उसके बाद वाटर, और वाटर कैसा होना चाहिए, जिसका पीएच मान क्या हो, पीएच वैल्यू 6 होना चाहिए, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी हो, 6 to 8 हो, 8 कितना, 6 और 8 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद एडमिक्सचर, क्या हो गया आपका, एडमिक्सचर्स होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। किसका, स्टील का यूज करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, और उसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड का यूज करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लोग ग्रेवल का यूज करते हैं। आगे क्या है, वाटर, वाटर हम लोग यूज करते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 के बीच होनी चाहिए। क्या, 6 से 8 के बीच इसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। उसी वाटर को हम लोग क्या बनाने में, आरसीसी बनाने में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो आपका एडमिक्सचर्स आ जाते हैं, वो तो हम कंडीशन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं कि एडमिक्सचर का यूज हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहां पर करेंगे। जब हमें जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग एडमिक्सचर्स मिलाने का कार्य करते हैं। आई थिंक इन सारी चीजों के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि रेनफोर्सिंग मटेरियल्स हमारे क्या क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में जो रेनफोर्स यूज किया है, वो हमने स्टील ही क्यों यूज किया है। क्या, स्टील ही क्यों यूज किया है, क्या जरूरत पड़ी कि हमने स्टील को यूज किया। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, स्टील के बारे में, कि हमने स्टील का यूज क्यों किया। स्टील का यूज हमने क्या किया, suitability of steel as a reinforcing material। रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हमने स्टील का यूज ही क्यों किया, तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे। जैसा कि सबसे जो आसान चीज है वो हम क्या है, वो सभी लोग बोल देंगे कि जो आपकी हमारी स्टील होती है ये उपलब्ध होती है मार्केट में। हाँ बिल्कुल मान रहा हूं कि आसानी से दूसरी धातुओं की तुलना में जो आपकी स्टील होती है वो पहले उपलब्ध होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि आपकी ये सस्ती होती है अन्य धातुओं की तुलना में। दूसरी बात हमारी क्या आती है, पहली बात क्या है, फर्स्ट इसमें कि सस्ती व मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। क्या है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये दोनों अधिक होती है, क्योंकि हमने इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए तो हमने इसका यूज किया। इसके पहले कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक थी, लेकिन हमने उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी, तो हमने क्या किया, हमने उसकी
जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसमें रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हमने आरसीसी को डाला। अब कहेंगे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है, बंबू की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, आपने बंबू का यूज क्यों नहीं किया? तो मैं वही चीजें आपको यहां बताऊंगा कि सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आता है इसमें कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसकी स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये दोनों आपकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। तीसरी बात क्या होती है कि स्टील जो हमारी होती है, ये स्टील आपकी टेंसाइल में, इसमें जो आपका शियर होता है, मतलब जो आपकी स्टील होती है, स्टील को आसानी से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपकी स्टील को आसानी से काटा मोड़ा पीटा जा सकता है। क्या हुआ, अब जो हमारी चौथी बात आती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये चीज क्या होता है, ये चीज आपकी जो एसएससी जेईई का कंपटीशन है, इस कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये सारी चीजें तो सभी को पता होती है, लेकिन जो आपकी इसमें फोर्थ बात आ रही है वो क्या आ रही है कि थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, उष्मा प्रसार होता है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई मटेरियल होता है, ये हमने मान लिया कि हमने रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ऊपर हमने कंक्रीट ले लिया, क्या कंक्रीट ले ली, और यहां पर हमने कॉपर ले लिया, कॉपर ले लिया। अब हमने देखा कि जो आपका इसका अल्फा का मान होता है, किसका, थर्मल एक्सपेंशन का मान जो होता है इसमें, वो क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मा प्रसार। उष्मा प्रसार, जिसे गुणांक भी आता है, गुणांक, यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग अल्फा को बोलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हमारा जो अल्फा होता है, इसके लिए होता है 17 इंटू 10 की पावर में -6 पर अंश सेल्सियस, और कंक्रीट के लिए होता है 12 इंटू 10 की पावर में -6 पर अंश सेल्सियस। अब क्या होता है, अब हमने मान लीजिए टेम्परेचर आपका बढ़ता गया, क्या हुआ, जो आपका आपने स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर में रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में आपने कॉपर को यूज किया है, और वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि एक चीज हमने एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हमने आगे ये भी पढ़ा था, जो अल्फा होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि
अल्फा का मान जितना बढ़ेगा उतना ही डेल्टा एल का मान बढ़ेगा। तो कॉपर में जो अल्फा का मान है वो ज्यादा है और कंक्रीट में जो अल्फा का मान है वो क्या है, वो आपका कम है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कॉपर है और कंक्रीट है, ये जो आपका कॉपर है ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन जो आपका कंक्रीट है इसकी लंबाई में कम वृद्धि होगी। जब कम वृद्धि होगी तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव मोशन होगी। अब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब है एक दूसरे के विपरीत ही होगा ना, कि अब ये क्या करेगा, मान लो अगर ये यहाँ है, अब ये आपका कॉपर ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर आपका ज्यादा बढ़ रहा है, आपका जो कंक्रीट है वो कम ही बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर का मान, कॉपर के अल्फा का मान ज्यादा है और कंक्रीट के अल्फा का मान कम है। अब अगर ये ज्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा तो ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट को ज्यादा उधर लेकर जाने का प्रयास करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन कंक्रीट इसको रोकने का प्रयास करेगा। इसी वजह से जो आपका इसमें होगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। और ठीक यही बात अगर हम लोग यहाँ पर बम्बू का यूज करते तो उसका भी थर्मल कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर होता है उनके अंदर। सो दैट हम लोगों ने स्टील का यूज क्यों किया हमने स्टील का यूज, क्योंकि जो आपका स्टील होता है, स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो आपका होता है, उष्मीय प्रसार गुणांक होता है, दोनों का लगभग समान होता है। क्या होता है, दोनों का जो आपका उष्मीय प्रसार गुणांक होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है, अल्फा का मान होता है, दोनों के लिए समान होता है, लगभग समान होता है। आई थिंक तो हम लोग लिख सकते हैं, जो आपकी फोर्थ बातें इसमें है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उष्मीय प्रसार गुणांक, उष्मीय प्रसार गुणांक कॉपर और उष्मीय प्रसार गुणांक स्टील व कंक्रीट का समान, कंक्रीट का लगभग समान होता है। लगभग समान होता है। और जो आपका स्टील होता है, स्टील क्या होता है, स्टील में स्टील का जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो स्टील की ज्यादा होती है, जिस वजह से हम लोग स्टील को आसानी से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टील को आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारी फिफ्थ बात आएगी, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बोलते हैं, अधिक होती है, अधिक होती है, इसलिए आसानी से काटा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, स्टील को आसानी से काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो अधिक होती है। और आगे क्या है, आगे ये है कि स्टील जो हमारी होती है, स्टील जो हमारी क्या करती है, हमारी स्टील डक्टाइल मटेरियल है, जिससे कि ये जो आपका कंक्रीट में डाली जाती है तो उसके बाद यह फेलियर होने से पहले, क्या फेल होने से पहले हमें ये पर्याप्त क्या देती है, जो हमारी स्टील होती है ये हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है
और ये हमें फेल होने से पहले हमें चेतावनी दे देता है कि भाई साहब मुझ पर लोड ज्यादा हो रहा है, सो दैट हम लोग बोल सकते हैं स्टील डक्टाइल मटेरियल है। मटेरियल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे कंक्रीट के साथ स्टील, और जो हमारी स्टील होती है वो कंक्रीट के साथ क्या करती है, एक अच्छा बॉन्ड बनाती है। क्या करती है, जो हमारी कंक्रीट होती है वो स्टील के साथ मिल करके एक अच्छा बॉन्ड बनाती है। मिलकर अच्छा बॉन्ड बनाती है। क्या करती है, एक अच्छा बॉन्ड बनाती है, जिससे कि कंक्रीट और जो आपकी स्टील होती है ये एक दूसरे से बाहर नहीं आ पाती। और जो हमारी कंक्रीट होती है, जब जब हमारी कंक्रीट के अंदर हमारी स्टील होती है ना, तो स्टील पर बाहरी मॉइस्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर ना ही कोई कोरोजन कार्य करता है, ना ही उसमें कोई डिफेक्ट्स आते हैं। सो दैट आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई।